नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही यानी कि अक्टूबर से दिसंबर की जीडीपी आंकड़े आ चुके हैं। सरकार के मुताबिक इस तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी 7.8% की दर से बढ़ी है और बाजार का अनुमान है कि करीबन 8.2, यानी कि आंकड़ा अनुमान से थोड़ा कम रहा। लेकिन वैश्विक अस्थिरता और कई सारे जिस तरह के बाहरी चैलेंजेस थे, उसके बावजूद ये प्रदर्शन हमारे देश की मजबूती, अर्थव्यवस्था की जो मजबूती है, उसको दर्शाता है। तो सबसे पहले बात ये कि हम जो आंकड़ा है नई जीडीपी सीरीज, उसमें आपको समझना चाहिए कि बेस ईयर 22-23 को इस बार आधार माना गया है। पहले बेस ईयर 2011 और 12 था, यानी कि अब अर्थव्यवस्था की गणना नए डेटा, नए पैमाने और डिजिटल इकोनॉमी को शामिल करते हुए की जा रही है। और इस एक्सप्लेनर में हम क्या कुछ समझेंगे वो मैं आपको बता दूं। हम जीडीपी और जीवीए का मतलब समझेंगे और क्वार्टरली फाइनेंशियल ईयर के सभी सेक्टर्स का प्रदर्शन भी जानेंगे। मांग और निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट की स्थिति को भी समझेंगे और नई जीडीपी सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, आगे के जो चैलेंजेस हैं वो क्या होंगे और संभावना यानी कि अवसर पर भी बात करेंगे। तो एक नजर में जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आपको बताने की कोशिश करती हूं। अक्टूबर दिसंबर में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही है। जीडीपी की गणना नई सीरीज के आधार पर हो रही है। अक्टूबर दिसंबर में जीवीए ग्रोथ 7.8, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ 5.8% से घट करके 1.4% रह गई है। माइनिंग सेक्टर की बात करें तो ग्रोथ 13.1% से घट करके 4.7 हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की बात करेंगे तो 10.8 से बढ़ करके 13.3% हुई है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी 6.4 से बढ़ करके बढ़ोतरी दर्ज की गई है, 6.6। हालांकि 0.2 का ही सिर्फ मार्जिन दर्ज हुआ है। प्राइवेट कंजप्शन ग्रोथ की बात की जाए तो 6 से बढ़ करके 8.7% कंजप्शन हुआ है। सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ की बात करें तो 8.2% से बढ़ करके 9.5% हुआ है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10.1% से घटकर 8.9% हुई है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल परफॉर्मेंस ग्रोथ 6.3% से 7.8% हुई है। गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर ग्रोथ की बात करेंगे जिसमें 7.8% से ये घट करके 4.7 हो गई है। क्वार्टरली में पावर और गैस सेक्टर की बात करेंगे जिसमें ग्रोथ 1.5% रहा। क्वार्टरली ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम ग्रोथ की बात करेंगे 11% रहा है। क्वार्टरली फाइनेंस, रियल एस्टेट सेक्टर ग्रोथ जो रही है वो 11.2% दर्ज की गई है। इसी तरीके से क्वार्टरली पब्लिक एडमिन और डिफेंस ग्रोथ की बात करेंगे 4.5%। क्वार्टरली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 6.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब आपको पहले क्या समझना होगा, ये तो मैंने ग्रोथ बता दी आपको एज इट इज कि क्या कुछ दर्ज की गई है किस सेक्टर में। जीडीपी क्या होती है वो समझ लीजिए। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आसान शब्दों में देश में एक तय समय में जितना सामान और सेवाएं बनी, कुल कीमत जीडीपी कहलाती है। अगर किसान ने गेहूं उगाया, फैक्ट्री में कार बनी, होटल में कमरे बुक हुए, डॉक्टर ने इलाज किया, आईटी कंपनीज ने सॉफ्टवेयर्स बनाए, तो इन सब की जो कुल वैल्यू है मिलाकर के जीडीपी बनती है। जीडीपी दो तरह से देखी जाती है। पहली रियल जीडीपी, महंगाई का असर हटा करके असली उत्पादन होता है, और दूसरी होती है नॉमिनल जीडीपी, मौजूदा कीमतों पर कुल उत्पादन की बात की जाती है। इस तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8 और नॉमिनल जिसको हम बाजारू ग्रोथ कह रहे हैं वो 8.9%। अब आइए जीवीए पर। मैंने सबसे पहले कहा था जीडीपी और जीवीए हम समझेंगे। तो जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है, ये बताता है कि अलग अलग सेक्टर्स में अर्थव्यवस्था में कितना योगदान दिया है। अब जीडीपी इक्वल्स टू जीवीए प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। इस तिमाही में जीवीए ग्रोथ भी 7.8 रही, जो कि संकेत देता है कि उत्पादन और सेवाओं का विस्तार संतुलित रहा है। सेक्टर वाइज आपको पूरी तस्वीर बताती हूं। कृषि क्षेत्र की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 5.8 से घट करके 1.4 रहा। ये बदलाव बड़ा था। कृषि ग्रोथ में गिरावट का मतलब है ग्रामीण आय और मांग पर सीधा असर पड़ सकता है। इसके संभावित कारण क्या रहे वो समझिए। मौसम में अनिश्चितता रही, उत्पादन में कमी आई और कीमतों में तब्दीलियां हुई। दबाव बना रहा और ये चिंता का विषय भी है क्योंकि भारत की बड़ी आबादी
खेती पर निर्भर है, हम कृषि प्रधान देश हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूंगी, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 10.8% से बढ़ करके 13.13 रही है और ये सबसे मजबूत प्रदर्शन रहा है और इसका मतलब ये है कि फैक्ट्री उत्पादन बढ़ा है, निर्यात में सुधार आया है, औद्योगिक गतिविधियां तेज हुई हैं और ये संकेत है शहरी अर्थव्यवस्था की, यानी कि अर्बन डेवलपमेंट की इकोनॉमी मजबूत हुई है। अब आइए माइनिंग सेक्टर में 13.1% से घट करके 4.7, ये गिरावट बताती है कि कच्चे माल के उत्पादन में कंपैरेटिवली अदर तिमाहियों की बात करें तो उसमें कमी आई है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करेंगे 6.4% से बढ़ करके नॉमिनल 6.6% बढ़ोतरी हुई है। क्वार्टरली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 6.6% की ये जो बढ़ोतरी है वो क्या बताती है, समझिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अभी भी जारी हैं, कंपैरेटिवली उतना तेज नहीं लेकिन ठीक ठाक। पावर और गैस सेक्टर की बात करेंगे, क्वार्टरली में पावर और गैस सेक्टर की ग्रोथ 1.5%। ये कम ग्रोथ औद्योगिक मांग की नरमी को दर्शाती है। अब आइए सर्विस सेक्टर पर। सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ 8.2 से बढ़ करके 9.5 रहा है। क्वार्टरली जिसमें ट्रेड आता है, होटल्स आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आता है और भी टेलीकॉम ग्रोथ आता है जो कि 11% रही है। क्वार्टरली फाइनेंस रियल एस्टेट सेक्टर ग्रोथ जो रही है वो 11.2%। क्वार्टरली पब्लिक एडमिन डिफेंस ग्रोथ 4.5। सर्विस सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का असल में सबसे बड़ा हिस्सा है और यहाँ मजबूती का मतलब है शहरी खपत और बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं वो स्ट्रांग हुई हैं, तेज हुई हैं। अब मैं आपको डिमांड की कहानी भी बताती हूँ। प्राइवेट कंजप्शन क्या है वो समझिए, 6% से बढ़कर के ये 8.7 हुआ है। लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, ये अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक पहलू है। सरकारी खर्च की बात करें तो 7.6 से घट करके 4.7। सरकार ने खर्च की रफ्तार थोड़ी सी लिमिटेड की है, ये बैक होल्ड पर आया है। निवेश की बात करेंगे जिसमें GFCAF आपको समझना चाहिए, 6.3% से 7.8%। निवेश बढ़ना भविष्य की ग्रोथ के लिए एक अच्छा इंडिकेशन है। नॉमिनल जीडीपी क्यों घटी है वो आपको समझना चाहिए। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10.1 से घट करके अब 8.9% रह गई है और ये संकेत देता है कि महंगाई का असर कम हुआ है या फिर कीमतों की जो रफ्तार है उसमें थोड़ी सी कमी, धीमा गति देखने को मिले। नई जीडीपी सीरीज का अब इंपॉर्टेंस समझिए। अब बेस ईयर 2022-23 है। नई सीरीज में जो डेटा शामिल किया गया उसमें जीएसटी, फाइलिंग, वाहन पोर्टल, डिजिटल इकोनॉमी, कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन डेटा, इससे इनफॉर्मल सेक्टर की बेहतर गिनती हो रही है। डिजिटल लेन देन का सटीक आकलन हो पा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों से हम तालमेल बैठा पा रहे हैं। अब आपको वैश्विक तुलना से भी रूबरू कराती हूँ। जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2 से 3% की दर से बढ़ रही हैं तब 7.8% की ये जो ग्रोथ है भारत को शीर्ष पर रखती हैं और शायद यही वजह है कि मार्क जुकरबर्ग ने अभी रिसेंटली इंडिया की तारीफ भी की थी। आम लोगों पर इसका असर क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो हमारा कंसर्न होता है वो जॉब्स को लेकर होता है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में रोजगार बढ़ सकते हैं आने वाले क्वार्टरली में। रियल एस्टेट की बात करें तो फाइनेंस और रियल एस्टेट में 11.2% ग्रोथ से प्रॉपर्टी बाजार सक्रिय रहेगा। इसी तरीके से अगर हम उपभोक्ता सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट कंजप्शन बढ़ना मतलब बाजार में रौनक आना माना जा रहा है। इसी तरीके से अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए तो कृषि ग्रोथ कम होना हालांकि चिंता का विषय बना हुआ है। क्या ये ग्रोथ टिकाऊ है? अब आपके जहन में ये सवाल आएगा। अब जो इसका मजबूत पक्ष है वो समझिए। जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। निवेश बढ़ रहा है, उपभोक्ता खर्च बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग मजबूत हो रही है, लेकिन इसका एक कमजोर पक्ष भी है, कमजोर पहलू भी है कि कृषि क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई है, सरकारी खर्च में कमी आई है और पावर सेक्टर कंपैरेटिवली अगर इसमें मजबूती आती तो बेहतर था, लेकिन सुस्त है। आगे क्या होगा? अगर वैश्विक हालात स्थिर रहे, मानसून अच्छा हो गया, निवेश जारी रहा तो फाइनेंशियल ईयर 26 की कुल ग्रोथ 7.6 से 7.7 के बीच रह सकती है। आखिरी में इस एक्सप्लेनर का नतीजा जो आपको समझना चाहिए, जीडीपी ग्रोथ 7.8%, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर मजबूत हुआ है और इसी के साथ उपभोक्ता खर्च में उछाल दर्ज किया गया है, निवेश बढ़ा है, कृषि क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई है और नई जीडीपी सीरीज से बेहतर डेटा। कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, सही दिशा में आगे बढ़ रही है।
लेकिन आगे आने वाले समय की अगर बात करें या फिर टोटल फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेशन की बात की जाए तो सब कुछ मानसून और खर्चे पर डिपेंड करता है। अगर ये बेहतर रहेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर बेहतर रहेगा तो चीजें और बेहतर रहेंगी। आखिरकार हमारे देश की मजबूती का स्तंभ ही एग्रीकल्चर सेक्टर है। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए साइनिंग ऑफ।